वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का 9th लेसन स्टार्ट करेंगे। 9th लेसन टेक्स्ट बुक का है। इससे पहले हम 8 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने अभी भी वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो उनको जाके देखे, पढ़े, समझे और कॉपी कंप्लीट करें। अब ये 9th लेसन जो है इसका नाम देखें आप स्क्रीन पे, आई एम जोस ब्रेन, कि मैं जो का दिमाग हूँ, है ना। जो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है और जो ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, वो अपने बारे में कह रहा है। ये जो तो सिर्फ एक बहाना है इस पूरे लेसन में, बल्कि मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन है, वो अपने बारे में जानकारी दे रहा है कि वो एक इंसान के अंदर क्या क्या काम करता है ना। लेकिन बीच बीच में जो अपनी बात कह रहा है वो जो के माध्यम से कह रहा है। अब देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक सामने हो, पेंसिल पास में हो, कठिन वर्ड्स कहीं मिले तो उसका मीनिंग लिखते रहे। पेज नंबर 75 पे तो स्टार्ट करते हैं, है ना। बुक में भी देखते रहे और स्क्रीन पे भी समझते रहे। कहीं कोई मीनिंग लगे तो उसको हिंदी में लिख लिया करें कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और वाई, कि अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों। तो हम सभी कितना ही सोचें, लेकिन अंततः एक ही बात सामने आएगी कि क्या है, ब्रेन, है ना। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ब्रेन है। जितने भी भाग है सब अपने मस्तिष्क के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। वो सिग्नल देता है, वही सब कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से इसका एक ऊपर का सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है ताकि हम ब्रेन के बारे में सोच सकें। अब ये इसका एक चित्र बना हुआ हम बुक में भी देख सकते हैं कि ये वैसे साइड से बना हुआ है, लेकिन यदि हम सामने से देखेंगे तो अपने दिमाग में दो हाफ पार्ट होते हैं जिसको सेरेब्रम कहते हैं, माइंड के वो पूरा जो हिस्सा है, और या फिर उसको कहते हैं एक तो राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना। हमारे शरीर का जो लेफ्ट वाला दिमाग है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो राइट है वो राइट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्ध गोलार्ध। फिर नीचे एक सेरेब्रम होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये सब एक ऊपर से जानकारी दी है। वैसे तो बहुत सारे अंग होते हैं ब्रेन के अंदर। तो अब हम आगे देखें अपनी बॉडी का, सॉरी, ये जो पैसेज है इसका पैराग्राफ है, स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। कंपेयर्ड टू मी अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। अब इसमें आप देखें कुछ मीनिंग। इनसिग्निफिकेंस कहते हैं महत्वहीन को, है ना, महत्वहीन, और पेल कहते हैं तुच्छ को। तो कहा है, जो कह रहा है ब्रेन, कि मेरे तुलना में इस ब्रह्मांड के जितने भी आश्चर्य हैं वो सभी महत्वहीन है, मेरे आगे तुच्छ हैं, है ना। मेरे आगे तुच्छ हैं, बिल्कुल महत्वहीन है। किसके आगे? मेरे आगे, माइंड के आगे। आई एम a 1.5 kilo mushroom of grey and white tissue of gelatinous consistency। कंसिस्टेंसी मतलब उसके जैसी समानता होना, और जेलेटेनियस मतलब जो जेली होती है ना, खाने की चॉकलेट जैसी आती है जेली वगैरह, तो वो जेलेटेनियस जैसी समानता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं 1.5 यानी 1.5 किलो का एक मशरूम जैसा दिखने वाला एक चीज़ हूँ, जो कि जिसमें ग्राइट और ग्रे और वाइट कलर के टिश्यूज हैं। टिश्यूज मतलब उत्तक हैं, है ना। इसमें मशरूम को भी हम क्या कहते हैं हिंदी में हम अगर देखेंगे तो कुकुर मुत्ता कहते हैं, लेकिन मशरूम ही हम नॉर्मली ज़्यादा समझ जाते हैं। मतलब ऐसा दिखने वाला, ऐसा शेप है, थोड़ा उससे कंपेयर किया है, तुलना की है। नो कंप्यूटर एग्जिस्ट्स दैट कैन डुप्लीकेट ऑल माई माइरेट फंक्शंस, कि दुनिया में कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो कॉपी कर सके मेरे इन अनगिनत से कार्यों को। मेरिट मतलब अनगिनत, क्योंकि माइंड ही हर चीज़ बनाता है। माई कंपोनेंट पार्ट्स आर स्टेजरिंग इन नंबर, कि मेरे जो कंपोनेंट पार्ट है, मतलब मेरे जो अंग हैं जितने भी, वो संख्या में बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है ना। स्टेजरिंग मतलब आश्चर्यजनक, इन नंबर यानी संख्या में बहुत ज़्यादा है, माइंड के ही, सिर्फ माइंड के। सम 30 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 5 to 10 times दैट नंबर ऑफ ग्लिलियल सेल, यानी कि 30 बिलियन तो न्यूरॉन्स ही है, नर्व सेल ही है। जो तंत्रिका कोशिका है वो 30 बिलियन है। 1 बिलियन भी बहुत होता है, 30 बिलियन है। किसी ने गिना नहीं है, और भी ज़्यादा ही होगी, लेकिन 30 बिलियन है। और उससे भी 5 से 10 गुना ज़्यादा उस अपने मस्तिष्क में ग्लिलियल कोशिकाएं हैं, ग्लिलियल सेल्स हैं। तो बहुत ज़्यादा ही है वाकई में। एंड
ऑल दिस फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ अ साइज 7 हैट, आई एम जॉस ब्रेन। और ये जितनी भी सब चीज़ें बताई है बिलियन की संख्याओं में, ये सब कुछ फिट होता है 7 नंबर के साइज वाले इस क्राउन में, मतलब कि इस हमारे खोपड़ी में। आई एम जॉस ब्रेन, मैं हूँ एक जो का ब्रेन हूँ। जो का मतलब सभी के ब्रेन में सेम ही चीज़ होती है। फिर आगे अगला पैराग्राफ, बट आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो, लेकिन मैं सिर्फ कोई जो का भाग नहीं हूँ। आई एम जो, मैं तो स्वयं जो हूँ। कैसे, आगे देखें। हिज पर्सनालिटी, कि मैं उसका व्यक्तित्व हूँ। हिज रिएक्शन, मैं उसकी प्रतिक्रिया हूँ। हिज मेंटल कैपेसिटी, मैं उसकी मानसिक क्षमता हूँ। मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे बिना तो जो कुछ नहीं है। ही थिंक्स दैट ही हियर्स विथ ईयर्स, उसको लगता है जो को कि वो जैसे कि कानों से सुनता है। टेस्ट विथ हिज टंग, कि जुबान से चखता है। फील्स विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से महसूस करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे देखें। ऑल दिस थिंग्स हैपन इनसाइड ऑफ मी, कि ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर होती है। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स मर्ली गैदर इंफॉर्मेशन, कि जो कान, जुबान और जो उंगलियां हैं ये तो सिर्फ जानकारी एकत्रित करती है। गैदर करना मतलब एकत्रित करना, और मर्ली मतलब सिर्फ, केवल, कि केवल जानकारी एकत्रित करती है। आई टेल हिम व्हेन ही इज सिक, कि मैं ही उसको बताता हूँ कि वो कब बीमार है। मैं मतलब मस्तिष्क बताता है, दिमाग बताता है। व्हेन ही इज हंग्री, कि वो कब भूखा है। आई गवर्न हिज अर्ज, हिज मूड्स एवरीथिंग, कि मैं ही उसके सारे निवेदनों को संचालित करता हूँ, उसके मूड को, हर चीज़ को, चाहे जो भी हो। गवर्न करना मतलब संचालित करना, अपना मस्तिष्क पूरा इसको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। फिर अगला पैराग्राफ देखें। इवन व्हेन ही इज अस्लीप आई कंटिन्यू टू हैंडल ट्रैफिक दैट वुड स्वाम्प ऑल द वर्ल्ड्स टेलीफोन एक्सचेंजेस। अब इसमें एक दो मीनिंग देखें। एक तो स्वाम्प कहते हैं धंसने को, है ना, उसमें धंसना, जैसे कीचड़ में धंस जाते हैं, ऐसे धंसना। तो यहाँ क्या बताया कि जब वो यहाँ तक के सोया हुआ भी होता है तो मैं लगातार उसके दिमाग में चलने वाला जो जितना भी ट्रैफिक है जानकारियों का, वो कितना होता है, वो लगभग ऐसा होता है जैसे दुनिया भर के टेलीफोन एक्सचेंजेस की जानकारी होती है ना। टेलीफोन एक्सचेंजेस के जो बहुत सारी जानकारी होती है, इस तरह से अपने दिमाग में भी एक ट्रैफिक चलता रहता है। तो इतनी सारा वो सब कुछ उसको हैंडल करता रहता है अपना दिमाग। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लडिंग इन ऑन जो फ्रॉम द आउटसाइड इज स्टेजरिंग, क्योंकि जो जानकारियों की संख्या है जो के अंदर आ रही है बाहरी दुनिया से, वो तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है। संख्या में बहुत ज़्यादा जानकारी आ रही है। हम कितनी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, हर चीज़ अपने दिमाग तक पहुँच रही है। हाउ कैन आई कॉप विथ इट ऑल, तो मैं इन सबसे कैसे निपटूँ, ये एक प्रश्न है। आई सिंपली सिलेक्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल सिंपल तरीके से चूज कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से। एंड जो इग्नोर्स द रेस्ट, और जो है वो इग्नोर कर देता है बाकी सारी कम काम की चीज़ों को। इफ जो पुट्स अ फोनोग्राफ रिकॉर्ड ऑन एंड अटेम्प्ट टू रीड एट द सेम टाइम he will concentrate on the record or the book but not both। अब इसमें कहा है कि अगर जो है वो पहले एक गाने बजाने का ऐसा आता था ना, फूल जैसा दिखता था, काली सी बड़ी सी कैसेट होती थी और उसको लगा देते थे, तो उसको फोनोग्राफ रिकॉर्ड बोलते हैं। तो अगर जो मतलब गाना सुने और उसी टाइम पे वो कुछ पढ़ने की भी कोशिश करे, तो वो या तो पढ़ने पे ध्यान दे लेगा या फिर उस रिकॉर्ड पे, वो गाना सुनने में, लेकिन दोनों पे नहीं दे पाएगा। इफ जो becomes involved in a particularly good novel, he should not be surprised if he does not remember hearing his favorite musical passage। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि यदि जो है अगर वो अपनी कोई बहुत ही अच्छी नॉवेल यानी जो उपन्यास है, जो किताब है, उसको पढ़ने में खो जाए, तो उसको भी आश्चर्य होगा कि उसका जो सुनाई देने वाला बहुत ही फेवरेट संगीत के शब्द है वो उसको भी नहीं सुन पाए, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं और पास में कहीं टीवी चल रही है, लेकिन फिर भी हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं कि टीवी में क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं, वो अपनों को पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से अपना माइंड हर इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ऐसे ही आगे देखते रहे कि ऑफ कोर्स इफ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपन, कि अगर वाकई में कुछ बहुत खतरनाक सी घटना घट जाए,
आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स, कि मैं तुरंत ही अपने गियर शिफ्ट कर लेता हूँ। गियर शिफ्ट कर लेता हूँ मतलब ज़्यादा सतर्क हो जाता हूँ। लेट जो स्लिप ऑन द आइस एंड आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रीगेन हिज बैलेंस। अगर मान लो कि जो है अगर वो स्लिप हो जाए, फिसल जाए आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर, तो मैं तुरंत ही उसको संकेत देता हूँ कि वो अपना बैलेंस संभाले, है ना। ऐसा नहीं कि गिर जाए, वो खुद ही अपने हाथ पैर हम चलाने लगते हैं ना गिरने से पहले कि अरे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना माइंड उसको सिग्नल देता है। एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फॉल, और अगर वो गिरने वाला हो तो वो अपने हाथों को सिग्नल पहुंचाता है कि वो खुद को गिरने से बचाए। तो ऐसा होता है सब माइंड के कंट्रोल में। फाइनली इफ ही हिट्स द ग्राउंड, अगर मान लो आखिरकार वो जमीन पे वो गिर गया, उसके लग गई, तो आई लेट जो नो इफ ही इज हर्ट, तो मैं बताता हूँ उसको कि क्या उसको लगी है कि नहीं, है ना। मतलब दर्द का एहसास भी तो दिमाग ही देगा। एंड द इवेंट इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी टू वार्न जो टू वर्क केयरफुली ऑन द आइस इन द फ्यूचर, और ये जो घटना होगी या फिर मेरे दिमाग में मैं स्टोर कर लूँगा, वो जो मेमोरी है उसके अंदर सेव हो जाएगी, ताकि फिर वो जो को सावधान कर सके भविष्य में जब भी वो कभी बर्फ पे चले, है ना। अगर फिसलना ही है तो ध्यान रखे हुए कि फिसल सकते हैं बर्फ पे। फिर अगला पैराग्राफ, आई इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ सच इमरजेंसीज आई हैव थाउजेंड्स ऑफ हाउसकीपिंग चोर्स टू परफॉर्म। चोर्स मतलब कार्य, के ढेर सारी इस तरह की जो इमरजेंसियां हैं, उसके अलावा मेरे पास हजारों घर के भी कार्य होते हैं करने के लिए, है ना। हाउसकीपिंग मतलब स्वयं के कार्य होते हैं। जैसे क्या होते हैं उसके खुद के काम, जैसे ओवरसीइंग ब्रीदिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसा उदाहरण क्या, सांस पे ध्यान केंद्रित करना। अपन तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन सांस तो दिमाग ले रहा है ना। ऐसा नहीं कि अपन खाना भूल गए, नहाना भूल गए, सांस लेना भी भूल जाए कभी तो ऐसा नहीं होता है, वो अपना माइंड सब कंट्रोल कर रहा होता है। सेंसर्स इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोस ब्लड एंड दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन। तो जो सेंसर होते हैं, जो संवेदक होते हैं, वो सूचना देते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो के खून में वो बढ़ रही है और उसको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। जब हम सांस कम लेते हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन बढ़ेगी हमारे शरीर में, तो वो याद दिलाते हैं कि भाई जोर जोर से सांस लो, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आई स्टेप अप द ब्रीदिंग रेट टाइमिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स। अब इसमें देखें कि दो वर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं संकोचन को, जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित हो जाती है, और रिलैक्सेशन कहते हैं विश्राम को। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है तो मैं अपने चेस्ट की जो मसल है, जो चेस्ट की मसल होती है, उसका संकोचन और उसके आराम का जो टाइमिंग है वो बढ़ा देता हूँ। जैसे हम तेज़ दौड़ते हैं और अपनी सांस फूल जाती है, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते उतनी सांस नहीं ले पाते हैं, और फिर जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तो हम जोर जोर से हाँफने लगते हैं। वो हाँफ रहे हैं क्योंकि अपनों को शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है ना, इसलिए हम जोर जोर से सांस लेते हैं। तो बस वही होता है। फिर आगे देखें कि इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी जो, के ऐसे हजारों तरीके से मैं बेबी जो का ध्यान रखता हूँ, बच्चा ही है वो। इन रिटर्न आई एम पिगिशली डिमांडिंग, लेकिन इसके बदले में मैं बहुत ज़िद्दी तरीके से डिमांडिंग हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा मांगे हैं। क्या मांगे हैं अपने दिमाग की? एल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जोस बॉडी वेट, कि हालांकि मैं जो के शरीर का मात्र 2% वजन ही हूँ, है ना। अपने शरीर का जितना भी वजन है उसका 2% अपने माइंड का है। आई रिक्वायर 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स एंड अ फिफ्थ ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पंप्स, कि जितनी भी वो सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है अपने शरीर में, तो 20% एक तो मुझको चाहिए, मतलब अपने दिमाग तक 20% ऑक्सीजन पहुंचती है जो भी हमारे शरीर में हम लेते हैं। और हमारे हृदय से जो भी खून निकलता है, जो वहाँ से पंप होके निकलता है, तो उसका 5वां भाग भी मुझे चाहिए, है ना। मतलब सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, तो उसका जो 5वां भाग है रक्त का, हृदय से जो निकलता है, वो 5वां भाग अपने मस्तिष्क को चाहिए। आई एम अटरली डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्स्टेंट सप्लाई, कि मैं पूर्णतः निर्भर हूँ लगातार आपूर्ति के ऊपर, लगातार सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं बीच में कुछ भी काम रुका तो
सुविधा दुविधा में बदल जाएगी। फिर आगे, लेट देयर बी अ टेम्पररी शॉर्टेज और एंड जो फेंड्स, अगर मान लो इस चीज़ में थोड़ी सी भी शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई, तो जो है वो बेहोश हो सकता है, फेंट्स हो सकता है। लेट द सप्लाई बी कट ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आई सफर ग्रेव डैमेज, पैरालिसिस और डेथ में रिजल्ट। अगर मान लो कि इसकी जो सप्लाई है, जितनी भी मेरे को आवश्यकता है, इसकी सप्लाई जो है कुछ मिनटों के लिए अगर रोक दी जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है कि या तो पैरालिसिस, लकवा भी हो सकता है, या फिर इसका परिणाम मृत्यु भी हो सकती है ना। यानी कि हर चीज़ अपने माइंड में, अगर माइंड लॉक हो गया तो जैसे कि बोलते हैं ना, वो कोमा में चले गए, तो या तो पैरालिसिस भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। आई ऑल्सो डिमांड अ स्टडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज, और मुझे साथ ही बहुत ज़्यादा मेरी मांग है लगातार नरिशमेंट की, मतलब पोषण की आपूर्ति की। और पोषण मतलब क्या, ग्लूकोज, अपने शरीर में भी एक तरह का ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो एनर्जी जो बाहरी खाने से मिलती है वो भी ज़रूरत है, तो लगातार उसकी भी डिमांड चाहिए। इवन इन सिचुएशंस ऑफ एक्यूट स्टारवेशन आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन एनी अवेलेबल फॉर विदाउट मी जो वुड डाई, कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, एक्यूट स्टारवेशन मतलब तीव्र भूख लगना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मैं सबसे पहले मुझे पता चलता है, वरना मेरे बिना तो जो मर जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसको भूख लग रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको जो को बताता है, यानी कि हम सभी को बताता है अपना मस्तिष्क। फिर ये अगला पैराग्राफ, इन मैनी रेस्पेक्ट आई एम लाइक अ वास्ट unexplored continent with little more known than the rough outlines of the shore। अब इसमें दो वर्ड देखें आप, अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं ऐसा द्वीप, ऐसा महाद्वीप जिसको कभी खोजा ना गया हो, अनएक्सप्लोर जिसको खोजा ना गया हो। और रफ आउटलाइंस ऑफ द शोर, शोर कहते हैं किनारे को, और रफ आउटलाइन मतलब कि ऊपरी जानकारी। लिखा है कि कई तरीके से मैं एक बहुत वास्ट हूँ, वास्ट मतलब बहुत ही विशाल हूँ। कैसा विशाल हूँ, ऐसा महाद्वीप जैसा हूँ जिसको कभी आज तक खोजा ही नहीं गया है ना, और जिसके बारे में सिर्फ किनारे की जो ऊपरी जानकारी है सिर्फ उतनी ही जान पाए हैं। अभी तो किनारे की ऊपरी जानकारी से क्या होगा, मैं तो समुद्र जैसा, महाद्वीप जैसा बहुत बड़ा हूँ। बट द रिसर्चर्स who are attempting to map me have come up with some fascinating information। लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो खोज करता है, वो मेरे बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी उनको मिली है। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल एल्दो ऑल पेन इज फेल्ट मी, जैसे उदाहरण है कि हालांकि जो दर्द है वो तो मेरे अंदर ही महसूस होता है, अगर कहीं मच्छर ने काटा तो कैसे पता चलेगा, या तो देख लिया तो ठीक, वरना दिमाग ही बताएगा अपनों को। I myself have no pain sensation even when I am cut। तो पता ये चल रहा है खोजकर्ताओं को कि अगर मुझे काटा जाए, अगर मस्तिष्क को काटा जाए तो व्यक्ति को कोई दर्द का अनुभव नहीं होगा, कोई पेन सेंसेशन नहीं होगा। ये पता होगा वैसे बहुत सारों को, लेकिन नहीं पता है, तो ये वाकई में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि शरीर में कुछ भी, कहीं खून भी निकले लगे तो हमें पता चलता है मस्तिष्क के द्वारा, लेकिन अगर मस्तिष्क को ही चोट पहुंची, लगे, उसको काटा जाए तो फिर अपनों को दर्द का महसूस नहीं होगा। Thus ब्रेन सर्जरी इज परफॉर्म्ड विथ द पेशेंट वाइड अवेक। तो अतः जो ब्रेन सर्जरी होती है, जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है, वो मरीज को जगा के होता है, मतलब उसको बेहोश नहीं किया जाता है। अलोविंग द ब्रेन एक्सप्लोरर्स टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मी इलेक्ट्रिकली एंड ऑब्जर्व द रेस्पॉन्स। और जो ब्रेन एक्सप्लोरर्स होते हैं, जो मस्तिष्क के खोजकर्ता होते हैं, वो अपने मस्तिष्क में किसी विशेष जगह पे करंट का भी प्रवाह करते हैं ताकि उसका रेस्पॉन्स देखा जा सके, क्योंकि दिमाग को तो कोई भी असर नहीं पड़ता है, चाहे उसको काटो, उसको करंट दो, कुछ नहीं होगा। इफ जो एवर अंडरगोज सच सर्जरी ही विल बी अमेज्ड एट व्हाट कैन हैपन। अगर जो कभी उसको इस तरह की कोई सर्जरी ऑपरेशन हो तो वो तो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब मेरे को तो अगर मान लिया ऑपरेशन होने पूरा दिमाग निकाल के अलग रख दिया तो वो तो देख रहा होगा कि अरे मेरे दिमाग के साथ ये क्या हो रहा है, उसको तो बेहोश भी नहीं किया जाएगा।
फिर आगे, अ टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वन प्लेस एंड ही माइट सी अ लॉन्ग फॉरगॉटन थर्ड ग्रेड टीचर। अगर मान ले कि किसी एक विशेष जगह पे करंट का टिकल मतलब झटका दिया जाए तो शायद उसको बहुत पहले भूले हुए तीसरी क्लास के मार साहब भी याद आ जाए, है ना। मतलब सबको सेव तो है दिमाग में, लेकिन याद नहीं आए तो करंट के झटके से उसका अलग अलग रेस्पॉन्स भी पता चलेगा। स्टिमुलेटेड इन अदर प्लेस he might hear a train whistle or a recitation of nursery rhyme he could not have recalled a few hours earlier। कि अगर दूसरी जगह स्टिमुलेट किया जाए मतलब प्रवाह किया जाए तो हो सकता है उसको ट्रेन की सीटियां भी सुनाई देने लगे, या फिर हो सकता है कि उसको नर्सरी क्लास की जो वो राइमिंग है, जो कविताएं है, जो वो कुछ घंटे पहले याद नहीं कर पा रहा था वो भी याद आ जाए, है ना। मोटू सेठ सड़क पे लेट, या फिर मछली जल की रानी है जो भी। फिर आगे, आई एम लाइक एन ओल्ड एटिक, कि मैं एक बहुत ही पुराने से एटिक के जैसा। एटिक कहते हैं भंडार गृह को, है ना, भंडार गृह को। कंटेनिंग मोमेंटोज ऑफ अ लाइफ, जिसमें लाइफ टाइम यानी कि जिसमें जीवन भर के जो यादगार पल है वो यहाँ पे सेव रहते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, कोई भी कम काम की चीज़ है तो जो अपना स्टोर रूम में वहाँ रख देते हैं एटिक में, तो बस अपना दिमाग भी वैसा ही है। मोमेंटोस कहते हैं यादगार को। जो माइट नॉट बी अवेयर ऑफ वॉट इट इज इन द एटिक बट इट इज देयर, तो जो है उसको शायद पता नहीं है, जागरूक नहीं है कि इस एटिक में अपने इस दिमाग में क्या क्या है, लेकिन वो सब कुछ वहाँ पे है। तो ये तो था एक पैराग्राफ। अब अगला देखते हैं, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग है कि द ब्रेन मेपर्स हैव एटलीस्ट अ रफ आउटलाइंस ऑफ माय प्राइमरी फंक्शनिंग एरियाज, कि जो ब्रेन मेपर्स है, जो मस्तिष्क के शोध करता है, उन्होंने कम से कम मेरे प्रमुख जो भी कार्य है जिस एरिया के, उसके बारे में जरूर जानकारी ली है ना। प्राइमरी मतलब मेन, जैसे क्या, विजन इन द ईयर्स, कि मेरे जो सुनने की जो देखने की जो क्षमता है वो आगे है, मतलब सामने की तरफ, फ्रंट में। हियरिंग ऑन द साइड, कि मैं साइड से सुन सकता हूँ। कान तो सिर्फ एक हार्डवेयर है, अंदर जो पूरा सॉफ्टवेयर है अपने दिमाग के अंदर वो साइड से सुनने का है। फिर आगे, परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज प्लेजर सेंटर। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सबसे मज़ेदार डिस्कवरी है, जो खोज है, वो प्लेजर सेंटर की। अपने दिमाग में प्लेजर सेंटर की जगह है, नाम दिया है उस जगह को। जैसे क्या होता है उसमें, आगे अपन को समझ में आएगा कि टीच अ रेट टू प्रेस अ स्विच दैट गिव्स अ मिनट इलेक्ट्रिकल प्रॉड टू द प्लेजर सेंटर। तो आप एक चूहे को अगर आप जो बोर्ड पे स्विच होता है, बटन होता है, उसको आप दबाना सिखा दे, प्रेस करना सिखा दे स्विच को, तो उसको एक छोटा सा करंट का झटका लगेगा, प्रॉड लगेगा प्लेजर सेंटर पे। अपने दिमाग में खुशी का केंद्र होता है प्लेजर सेंटर, यानी खुशी का केंद्र। एट द एनिमल विल प्रेस द स्विच ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली प्रेफरिंग द स्टिमुलेशन इवन टू फूड। तो वो जो जानवर होगा, वो जो चूहा होगा, उसको करंट, वो जो बटन दबाने से जो करंट का झटका लगेगा, तो वो उसी को दबाना ज़्यादा पसंद करेगा लगातार, भले ही वो वहाँ पे खड़े खड़े भूख से मर भी जाए, है ना। वो उस करंट का प्रवाह से उसको इतना मज़ा आ रहा है कि वो, जैसे नशा होता है ना, कि इंसान नशा ले रहा है तो उसको अंदर ही अंदर खुद में आनंद आ रहा है, तो वैसे ही वो चूहा जो है उसको अपना एक आनंद आएगा, वो उस बटन को छोड़ने के बजाय वहाँ पे भूख से मरना ज़्यादा पसंद करेगा, खुशी खुशी, क्योंकि उसको पता ही चल रहा है कि वो खुश क्यों है, लेकिन वो करंट की वजह से दिमाग में एक जगह है जहाँ पे उसके खुशी का वो पॉइंट दब जाएगा। फिर आगे देखें, गिवन टाइम इट कुड डाई ऑफ स्टारवेशन प्रिज्यूमेबली हैप्पीली, और अगर और भी ज़्यादा देर तक उसको ऐसे ही रखा जाए तो वो भूख से मर जाएगा और शायद खुशी खुशी। प्रिज्यूमेबली मतलब शायद। इफ जो एवर सफर्स अ सीवर डिप्रेशन डॉक्टर्स माइट इम्प्लांट सच एन इलेक्ट्रोड इन हिज ब्रेन। अगर मान लो जो को भी कभी ऐसे बहुत गहरा दुख कभी हो जाए, डिप्रेशन में हो जाए, तो डॉक्टर जो है वो उसके दिमाग में इस तरह का एक करंट का इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, मतलब लगा देंगे, फिट कर देंगे। लिटिल जॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी could ट्रांसफॉर्म अ डिप्रेस्ड जॉ इनटू एन एस्थेटिक जॉ, कि जो छोटे छोटे उसको फिर झटके लगेंगे, है ना। जैसे ही वो दुखी होगा तो फिर एक झटका लगेगा और वो खुश हो जाएगा। तो जो करंट के झटके लगेंगे तो उससे क्या है कि जो दुखी जो है वो एक खुशनुमा जो में बदल जाएगा, खुशी
खुशी भरा जो हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। फिर आगे, आई रिसाइड ऑफकोर्स इन अ वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस कहते हैं किले को, किला जो जैसे लाल किला, चित्तौड़ का किला, ऐसे किला, कि मैं रहता हूँ एक बहुत ही सुरक्षित किले में। ये जो अपनी खोपड़ी है ऊपर से बहुत मोटी मोटी होती है, इसको स्कल बोलते हैं। तो ये एक किला है, इसको किला बोला है। द स्कल इज अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर थिक एट द टॉप एंड इवन थिकर एट द बेस। कि जो अपनी स्कल है, जो खोपड़ी है, ये ऊपर से करीब आधा सेंटीमीटर मोटी होती है, थिक होती है, और अंदर से और भी थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। आई एम बाथड इन अ वाटरी फ्लूइड दैट कुशन्स मी फ्रॉम शॉक्स। क्या मैं जो हूँ एक पानी जैसे तरल कुशन में, एक तकिए जैसी चीज में सुरक्षित हूँ, उसमें डूबा हुआ रहता हूँ, जो कि मुझको झटकों से बचाता है ना। मतलब जैसे गुलाब जामुन कैसा चाशनी में होता है ना, बस वैसे ही अपना दिमाग एक पानी जैसा तरल सी चीज में डूबा हुआ रहता है। हम ऐसा सिर हिलाते भी है तो उसको कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं झटका लग रहा है। A blood-brain barrier serves as a gatekeeper, letting some things in, denying entrance to others। कि जो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एक चीज का नाम है, वो एक गेट कीपर का काम करता है, एक चौकीदार का काम करता है। लेटिंग सम थिंग्स इन, डिनाइंग एंट्रेंस टू अदर्स। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को अंदर आने से डिनाई कर देता है, रोक देता है। Thus, it welcomes the glucose I need, but blocks out bacteria and toxic substances। तो अतः क्या होता है कि वो अपने शरीर में ग्लूकोज को तो आने देता है मस्तिष्क में, लेकिन वो रोक देता है, ब्लॉक कर देता है बैक्टीरिया को, और जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको रोक देता है। मोस्ट पेन किलर्स एंड एनेस्थेटिक्स पास इन विथ ईज, बट सो अनफॉर्चुनेटली डू अल्कोहल एंड hallucinogenic drugs that wildly distort my normal activities। कि अपन क्या करते हैं, बहुत सारे पेन किलर ले लेते हैं, दर्द होता है इंजेक्शन वगैरह ले लिया, गोली ले ली। तो ये जो पेन किलर होते हैं और जो एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो ये संवेदनहारी होते हैं, तो ये सब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल प्रवेश किए जाते हैं। कुछ भी दर्द होता है तो हम उनका यूज़ करते हैं। तो ये, और साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, या जो ड्रग्स होते हैं हेल्यूसिनोजेनिक, यानी कि पूरे हमारे मानसिक क्षमता को हिला देने वाली जो ड्रग्स होती है, वो पूरी तरह से मेरे सामान्य गतिविधियों को नुकसान पहुंचाएगी। सही, जो शरीर के लिए हानिकारक है वो सबसे पहले मस्तिष्क के लिए तो होगा ही होगा। आई मे इवन हियर अ विजुअल इमेज। ऐसा ये अल्कोहल और ड्रग्स लेने से क्या होता है कि मुझे दिखने वाली चीज़ भी सुनाई देने लगती है। मतलब ऐसा होता है नशे में व्यक्ति हर किसी से बात कर रहा है, तो मतलब ऐसा होता है। अ वर्ड अबाउट माई आर्किटेक्चर। अब कुछ शब्द मेरे आर्किटेक्चर के बारे में, कि मैं कैसा दिखता हूँ, है ना। मस्तिष्क अपने डिजाइन के बारे में बता रहा है अंदर से। लिफ्ट अ पीस ऑफ स्वॉर्ड फ्रॉम अ लॉन एंड नॉट द बैफलिंग इंटरविंग ऑफ रूट्स। कि आप एक बगीचे में से एक घास का पौधा जो है वो उखाड़ दें, है ना, वो उखाड़ेंगे, और जो जड़ों का इंटरविंग कहते हैं उलझे हुए, है ना, जो एक दूसरे में लिपटी हुई है, तो वो जो लिपटी हुई जड़ें होंगी, कुछ वैसा दिखेगा। अपना दिमाग का अगर यहाँ का ढक्कन खोल के कभी मस्तिष्क अलग किया जाए तो उसके नीचे बहुत सारी ऐसे जड़ें लटकी हुई दिखेंगी, वो अपनी नसें होंगी। तो आगे देखें, आई एम समथिंग लाइक दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस। कि मैं कुछ फिर वैसा ही दिखूंगा, लेकिन उसका 10 लाख गुना अधिक उलझा हुआ ऐसा दिखूंगा मैं। क्योंकि पौधा तो छोटा सा है, मस्तिष्क में तो ढेर सारी नसें वगैरह है, नर्व सेल्स है ना, तंत्रिका कोशिकाएं। एच ऑफ माई 30 बिलियन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स कनेक्ट्स विथ अदर्स सम एज मैनी एज 60,000 टाइम्स। कि मेरे जो प्रत्येक 30 बिलियन नर्व सेल या न्यूरॉन्स जो है, तंत्रिका कोशिका है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है करीब 60,000 तरीके से। यानी कि एक तंत्रिका कोशिका है दूसरी से 60,000 तरीके से जुड़ी हुई है। मतलब बहुत गणित में भी उलझ जाएंगे, इसको सॉल्व समझने में बहुत ज़्यादा तरीके से कनेक्टेड है। आगे देखें, अब ये पूरा एक उसका स्ट्रक्चर बताया कि दिखता कैसा है। अ न्यूरॉन
looks something like a spider attached to a filament। जो न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है उसका कह रहे हैं कि वो कुछ एक ऐसा दिखता है जैसे कि कोई मकड़ी जो है एक फिलामेंट से, एक तंतु से, एक धागे से चिपकी हुई हो, है ना। पूरा उसको समझ में आएगा, एक इसका अपन चित्र भी देखेंगे। द स्पाइडर इज द सेल बॉडी, द फिलामेंट द एक्सन, द लेग्स द डेंड्राइट। कि जो स्पाइडर है, जो मतलब पूरा जो सेल बॉडी किसको कहेंगे, पूरी उस मकड़ी को, और जो फिलामेंट कहेंगे एक्सन को, और जो उसके टांगे हैं, जो उसका तीखा तीखा रहेगा, वो डेंड्राइट्स कहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कैसा दिखेगा वो, कि ये होगा कुछ ऐसा, ये जो आपको पूरा पर्पल पर्पल दिख रहा है, ये सारी चीजें, ये है इसका स्पाइडर। स्पाइडर मतलब सेल बॉडी, और ये जिसका डेंड्राइट नाम दिया है, ये इतने इतने जो तीखे तीखे इसके दांत है, तो ये इसके डेंड्राइट्स है। और इधर ये पीछे जो है ये पूरा एक्सन का हिस्सा है, ये एक्सन टर्मिनल कहलाता है। और ये जो येलो येलो है ये पूरा एक्सन है। एक्सन मतलब ये दिखने में तो अभी चित्र में मोटा दिख रहा है, लेकिन बहुत धागे जैसा होता है। तो ये हर न्यूरॉन ऐसा होता है, और ये जो न्यूरॉन है अपनी बॉडी में 23 बिलियन है ना, 30 बिलियन अपने मस्तिष्क में इस तरह से ये न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं। तो अब हम आगे देखें कि द लेग्स पिकअप अ सिग्नल फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स। कि जो टांगे हैं वो पास वाले न्यूरॉन से सिग्नल लेती है, पास इट टू द बॉडी, फिर वो बॉडी तक पहुंचाती है। द सिग्नल इज इन टर्न पासेस passed along by the filament at speeds up to 340 किलोमीटर पर आवर। कि जो सिग्नल है वो फिलामेंट के माध्यम से पहुंचाया जाता है बॉडी को 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। ये भी अब विज्ञान बहुत आगे तक पहुंच गया है, ये भी पता किया है। आफ्टर इट सिग्नल पासेस इट टेक्स द फिलामेंट अबाउट 1/2000 ऑफ अ सेकेंड टू रिचार्ज इट्स केमिकली। कि एक सिग्नल पहुंचने के बाद में जो फिलामेंट है उसको पुनः उतना ही तैयार होने के लिए 1 सेकेंड का 2000वां भाग लगता है। मतलब कि आधा सेकेंड नहीं, 1/2 नहीं, 1/2000, है ना। तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम टाइम है, जितना बहुत कहेंगे उससे भी कम टाइम है। एट नो पॉइंट डज वन ऑफ माई न्यूरॉन टच अनदर। अब इतने सारे न्यूरॉन हैं, लेकिन फिर भी क्या बताया जा रहा है कि कोई भी न्यूरॉन एक दूसरे से टच नहीं होता है 30 बिलियन न्यूरॉन्स में। तो फिर वो सिग्नल कैसे पहुंचाते हैं, केबल सिस्टम तो ही नहीं। तो सिग्नल्स आर पास्ड स्पार्क गैप फैशन। कि जो सिग्नल है वो इसका स्पार्क गैप फैशन से, मतलब कि थोड़ा वाईफाई चलता है अपने दिमाग में, उस तरह से पहुंचाया जाता है। नाम है उसका क्या, तरीके का, स्पार्क गैप फैशन। एट each फायरिंग वन नर्व केमिकली कम्युनिकेट्स विथ अनदर। कि हर फायरिंग के बाद, मतलब कि हर सिग्नल पहुंचने के बाद में जो अपनी नर्व है, जो तंत्रिका है, वो एक दूसरे से रासायनिक तरीके से संपर्क में आती है, क्योंकि अंदर तो कोई मैकेनिकल चीज़ तो है नहीं, मशीन तो है नहीं, सब कुछ केमिकल है। फिर आगे देखें, फॉर ऑल माई वर्सिटैलिटी आई अनफॉर्चुनेटली नेवर लर्न द वंडर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कि मेरे इतनी सारी जो बहुमुखी प्रतिभा है, वर्सिटैलिटी है, उसके बावजूद भी मैंने कभी भी पुनर्स्थापित होने की जो कला है वो नहीं सीखी। मतलब हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ एक बार खत्म हो जाती तो हो जाती। आगे देखे कैसे, कि स्किन, लिवर टिश्यू, ब्लड सेल कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर डैमेज और लॉस। कि जो त्वचा है, हमारे जो लिवर के ऊतक हैं, और जो ब्लड सेल है ना, जो रक्त के जो कोशिकाएं हैं, वो रिप्लेस की जा सकती है खत्म होने के बाद में, या फिर उसमें नुकसान होने के बाद में, है ना। जैसे नया खून चढ़ा दिया, अगर रक्त खराब हो गया, तो त्वचा अगर जल गई है तो उसको उसका इलाज करके वापस नई त्वचा आ जाती है। लेकिन आगे देखें, बट इफ आई लूज वन ऑफ माई सेल्स इट इज लॉस्ट फॉर एवर। कि अगर मेरे मस्तिष्क के अंदर का कोई भी एक सेल, कोई कोशिका अगर नष्ट हुई, तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एंड बाय एज 35 जो वॉज लूजिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल्स अ डे। की और जो है वो 35 वर्ष की आयु तक जो है प्रतिदिन 1000 मेरी नर्व सेल्स नष्ट हो जाती है। मतलब कि हम सभी में 35 वर्ष की उम्र तक प्रतिदिन 1000 नर्व सेल समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है।
विथ एज आई ऑल्सो लूज वेट, कि उम्र के साथ साथ मेरा वजन भी घटता है। ऐसा भी होता है, हम भले मोटे हों, चर्बी चढ़ रही हो, लेकिन मस्तिष्क का वजन समय के साथ घटता है। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व्स दिस थिंग्स माइट बी डिजास्ट्रस, कि भले ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिजर्व हैं, मतलब प्रतिबंध हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है मेरे लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो रही है तो हानिकारक ही होगी। बट आई कंपेंसेट, लेकिन मैं किसी तरह से क्षतिपूर्ति कर लेता हूँ। Let 1,000 cells die and 1,000 others may never notice the loss। क्यों? क्योंकि भले ही मेरे हजारों ऐसे सेल जो हैं वो मर जाएं, लेकिन ऐसे हजारों जो दूसरे हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि इसका नुकसान भी हुआ है। बट इफ इनफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड जो में, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा सेल खत्म हो जाएंगे तो जो को तो फर्क पड़ेगा, बेचारा कभी बेहोश हो गया तो। हे सेल्स ऑफ स्मेल माइट डिमिनिश, तो क्या हो सकता है इन सब चीजों से कि उसके जो सूंघने की जो क्षमता है वो कम पड़ सकती है। डिमिनिश होना मतलब कम होना। हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट, कि उसके जो चखने की जो क्षमता है, चखने की, वो भी कम तीव्र हो सकती है, उसको मीठा मीठा ही नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है, चरका चरका ना लगे। एंड हियरिंग फेड, और उसके जो सुनने की क्षमता है वो भी धीमी पड़ सकती है, फेड हो सकती है, धुंधली हो सकती है। तो जो माइट नोटिस हिज अटेंशन स्पान डिमिनिशिंग एंड ही माइट हैव मोर डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग नेम्स, डेट्स, टेलीफोन नंबर्स। तो जो है उसको ऐसे धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो कम हो सकती है, उसकी जो मनोयोग जो शक्ति है वो कम हो सकती है, और हो सकता है कि उसको नाम, तारीख या टेलीफोन नंबर याद रखने में कठिनाई हो। हम देखें जब जैसे जैसे वयस्क होते हैं तो हमारा मस्तिष्क और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन फिर जैसे बूढ़े होने लगते तो फिर हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो बस ये तो ऐसा होता है। बट आई विल टेक केयर ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट जॉब्स टू द एंड, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है मैं उनको आखिरी टाइम तक याद रखता हूँ। जैसे कि सांस लेना तो नहीं भूल जाना है, ठीक है ना, मस्तिष्क सब याद रखता है। फिर आगे जो नोज ही हैज 2 किडनीज 2 लंग्स 2 एड्रिनल्स, कि जो है उसके पास 2 किडनियां हैं, 2 लंग्स है, 2 गुर्दे हैं और 2 एड्रिनल्स है। एड्रिनल्स किसको कहते हैं? जो गुर्दे के अधिवृक्क होते हैं, शायद कुछ उनको कहते हैं, है ना, मुझे तो नहीं पता, इसमें लिखा है। He does not think of me as a paired organ, but in a sense I am, कि वो उसको लगता है जो को कि मैं कोई एक जोड़ी वाला अंग नहीं हूं, मैं मतलब मैं 2 नहीं हूं मैं, लेकिन वास्तव में हूं ऐसा। I am in that I have distinct right and left hemisphere, मेरे अंदर लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है, अपने अंदर दिमाग में एक राइट हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो ये 2 पार्ट हो गए अपने माइंड के, मस्तिष्क के, ब्रेन के। माई लेफ्ट हाफ कंट्रोल्स मच ऑफ द एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी, माई अदर हेमिस्फीयर द लेफ्ट, कि मेरे जो लेफ्ट हाफ कंट्रोल करता है, जो मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा है वो मेरे शरीर के राइट वाले अंगों को कंट्रोल करता है। अभी जैसे मेरा राइट हैंड हिल रहा है तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा लेफ्ट वाला माइंड। और जो मेरा राइट वाला माइंड है वो कंट्रोल कर रहा है मेरे लेफ्ट वाले पार्ट को, है ना। जैसे 2 आंखें, अगर ये एक आंख हिल रही है तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? लेफ्ट वाला, और दूसरी आंख को राइट वाला। कुछ बार दोनों एक साथ हिलेगी तो फिर दोनों एक साथ काम करेंगे। फिर आगे, विथ राइट हैंडेड पीपल द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट, कि जो राइट हैंड के लोग होते हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रमुख होता है, और जो लेफ्ट वाले होते हैं उनका राइट वाला प्रमुख होता है। विथ लेफ्ट इज द रिवर्स इज ट्रू, ठीक है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट माई लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स जोज एबिलिटी टू वॉक, राइट एंड डू मैथमेटिक्स, कि हाल ही की जो शोध किया गया है, जो शोध किया गया है, स्टडी की गई है, उसमें पता चला है कि जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है वो जो के चलने की, लिखने की और मैथमेटिक्स को हल करने की क्षमता को कंट्रोल करता है, जो मतलब सभी के ऐसा ही होता है। माई राइट हेमिस्फीयर इज एसेंशियली म्यूट बट कैन डू अदर थिंग्स सच एज स्पेशल जजमेंट, लेकिन जो राइट वाला हिस्सा है वो ज़्यादातर शांत रहता है और वह दूसरी चीज़ें करता है, जैसे कि कोई स्पेशल जजमेंट, मतलब स्थान संबंधित अनुमान लगाना, जैसे कि क्या चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है ना, हर
चीज़ का टाइमिंग वगैरह साइज का अनुमान लगाना। फिर आगे सर्टेनली दो माई मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज माई बैकअप सिस्टम, लेकिन निश्चित ही मेरा जो इसमें सबसे विशेष जो लक्षण है वो मेरा बैकअप सिस्टम है ना, मतलब जो पूर्ति करने का जो सिस्टम है ना, जैसे बैकअप सिस्टम होता है समझते हैं। आई स्टोर इच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस, कि मैं अपने जो हर मेमोरी है, हर जो बात को याद रख हर जो बात है वो अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखता हूँ। आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री और द साउंड ऑफ अ ब्रुक could trigger the same memory of a special spot in Vermont, कि चाहे वो कोई सैंपल के पेड़ का दृश्य हो या फिर नदी के बहने की आवाज़ हो, तो ये सारी चीज़ें जो है एक जगह जाके सेव हो जाती है, मतलब एक जगह पे जाके रख दी जाती है वर्मोंट में। अपने मस्तिष्क के अंदर एक वर्मोंट नाम की जगह होती है, वो मान लें कि एक तरह की अलमारी होती है ना, उसके अंदर अलग अलग खांचे हैं कि पेड़ कैसा दिखता है तो वो मेमोरी अलग खांचे में है ना, नदी की आवाज़ कैसी होती है तो वो अलग खांचे में। ऐसे ढेर सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्मोंट में जाके सेव हो जाती है। Thus it is possible for Joe to manage quite nicely even with part of me destroyed। तो इस वजह से क्या होता है कि जो किसी तरह से मैनेज कर लेता है, संभाल लेता है अच्छी तरीके से, भले ही मेरा कोई हिस्सा नष्ट भी हो जाए, क्योंकि हर चीज़ एक जगह सेव है ना, एक पेन ड्राइव है समझो एक तरह से। माई रिमेनिंग पार्ट में रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक ओवर जॉब्स स्ट्रेंज टू इट, और जो मेरा बचा हुआ भाग है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर्याप्त टाइम लग सकता है अगर कोई ऐसा काम आ जाए जो उसके लिए नया हो। जैसे कि अगर मान लें आप सीधे हाथ से लिखते हैं और उल्टे हाथ से लिखना शुरू करेंगे तो उतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे है ना, क्योंकि वो आपके दिमाग के लिए नया काम है। तो इस तरह से नए काम को करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए उसको लिए। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, माइंड को प्रैक्टिस चाहिए। फिर आगे, बट फ्रिक्वेंटली आई एम एबल टू सेट अप कंपेंसेटिंग नेटवर्क्स ऑफ अगला पेज पे देखें अब इसमें नर्व कनेक्शंस, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेकिन अक्सर मैं क्या करता हूं कि जो क्षतिपूर्ति करने वाले जो नेटवर्क है, जो मेरा कनेक्शन है, जो उसकी सब तरफ से सेटिंग है अपने माइंड के अंदर, तो वो उसको क्षतिपूर्ति कर लेता है किसी भी तरीके से, चाहे कितना ही नुकसान होने वाला हो। स्पीच में रिटर्न, लाइफ में कम बैक टू पैरालाइज्ड लिम्स, कॉबवेब्स क्लियर, है ना, मतलब कि कैसे क्षतिपूर्ति कर लेता है। अगर मान ले कोई गूंगा है तो स्पीच में रिटर्न मतलब उसकी आवाज़ भी वापस आ सकती है ना, और जो लकवे में आए हुए अंग है उनमें भी पुनः जान भी आ सकती है। कॉबवेब्स क्लियर मतलब कि हमारी पुरानी जो याददाश्त चली गई वो भी आ सकती है। तो ये सब ऐसा अपने मस्तिष्क का बैकअप सिस्टम से हो सकता है। फिर अब ये अगला पैराग्राफ, दिस स्ट्राइकिंग अडेप्टेबिलिटी इज अ लकी थिंग। तो ये जो आश्चर्यजनक अनुकूलनशीलता करने की जो एक चीज़ है, ये लकी चीज़ है कि मेरे पास है। फॉर डिस्पाइट माई एलेबोरेट प्रोटेक्शन आई एम प्रे टू एन अरे ऑफ ट्रबल्स, के अरे कहते हैं ग्रुप को, है ना, अरे यानी ग्रुप। तो क्या कहा है कि मेरे इतने सारे बहुत विस्तृत बचाव के बावजूद मैं कई बार बहुत सारी समस्याओं के समूह से घिर जाता हूँ, है ना, उनका शिकार हो जाता हूँ। प्रे होना मतलब शिकार होना। जैसे 3 इसमें चीज़ें बताई जाएगी कि 3 प्रमुख चीज़ें क्या है जो अपने मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाती है। जैसे कि ट्यूमर कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ डिजास्टर्स। ट्यूमर कहते हैं गांठ को, जो गिठान बन जाती है अपने दिमाग में उसको, कि वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फॉर्चुनेटली ट्यूमर रिमूवल व्हेन इट इज पॉसिबल इज नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेफ एंड ऑफन रिजल्ट इन ड्रामेटिक रिकवरीज। कि ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत की बात है कि अब जो गांठ को निकालना एक संभव चीज़ है और बहुत ही सेफ भी है पूरी तरीके से। लेकिन अक्सर इसमें काफ़ी चमत्कारिक रिकवरी भी देखने को मिलती है, चमत्कारिक तरीके से भी लोग सही हो जाते हैं, है ना, बिना ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह के। स्ट्रोक इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। स्ट्रोक कहते हैं पक्षाघात को, ये भी एक मुख्य प्रॉब्लम है। पक्षाघात मतलब क्या, आगे समझ में आ जाएगा। क्या क्लॉट फॉर्म्स इन वन ऑफ माई स्मॉल ब्लड वेसल्स
और वन ऑफ माई स्मॉल आर्टरीज, आर्टरीज कहते हैं धमनी को, है ना, धमनी होती है अपने नसों में। तो क्लॉट कहते हैं थक्के को, कि जो अपने खून की जो विसल है, जो नस जा रही है, उसमें एक थक्का सा जम जाता है, क्लॉट सा जम जाता है, ऐसा गोल गोल सा। और या फिर अपने आर्टरीज यानी धमनियों में भी जम सकता है, तो वो उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो क्या होता है कि जब वो जम जाता है तो वीकन्स एंड बर्स्ट, कि वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है और वो फूट जाता है अंदर ही। एंड पार्ट ऑफ मी स्टार्व्स, और मेरे अंदर का वो हिस्सा नष्ट हो जाता है। तो सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सेस टू टोटल पैरालिसिस एंड डेथ, कि इसके जो लक्षण हो सकते हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं? माइनर मेंटल लैप्सेस के, माइनर मतलब कि जो थोड़ी थोड़ी जो बातें, मानसिक चीजें वो हम भूल जाए मतलब गजनी हो सकते हैं, है ना। गजनी क्या, तो थोड़ी थोड़ी देर में कोई बातें भूल जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर पूरा पैरालिसिस हो सकता है, या फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो लिटिल कैन बी डन टू करेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक इन सम केसेस, कि थोड़ा बहुत तो कुछ किया जा सकता है इसके प्रभाव को सही करने के लिए। इन अदर्स रिहेबिलिटेशन इज पॉसिबल, कि किसी दूसरे केस में पुनर्बसाहट करना पड़ती है, पूरा वो जो हिस्सा है खत्म हो जाता है तो उसको पुनः नया डालना पड़ता है। इट सक्सेस विल डिपेंड ऑन विच पार्ट एंड हाउ मच ऑफ मी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसकी सफलता इस चीज पे निर्भर करती है कि मेरा कौन सा भाग और कितना भाग नष्ट हुआ है, वरना हर जगह पे वो सही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होगा। अ थर्ड एनिमी इज ब्रेन इंजरी, कि जो तीसरा दुश्मन है मेरा वो ब्रेन की इंजरी है, कहीं कोई घाव वगैरह हो जाए। तो डिस्पाइट माई वाटरी कुशन एंड फोर्ट्रेस स्कल, आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड अराउंड बाय ब्लोज, एक्सीडेंट्स, फॉल्स, कि मेरे भले बहुत सारा जो पानी जैसा एक तकिया जैसा है अंदर, और वो किले जैसा पूरी खोपड़ी है, तो इन सब के बावजूद भी मेरे ऊपर काफी हमले हो जाते हैं, स्लैम हो जाता हूँ मैं ब्लो से, यानी कि कोई हमला कर दे, एक्सीडेंट हो जाए, या फॉल यानी गिर जाऊं, तो फिर ऐसा लग जाती है, इंजरी हो जाती है। आई रेस्पॉन्ड इन मेनी डिफरेंट वेज, कि फिर मैं बहुत अलग अलग तरीके से इसकी प्रतिक्रिया देता हूँ। आई में स्वेल, कि मैं ऐसा होने से सूझ भी सकता हूँ, स्वेल होना। जस्ट एज अ मेज्ड फिंगर डज, जैसे कि कोई मसली हुई उंगली जब कभी सूझ जाती है तो। बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड इन अ बोनी प्रिजन आई हैव नो रूम टू स्वेल, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल बंधा हुआ हूँ एक छोटे से प्रिजन में, इस हड्डियों के जेल में, है ना, उतनी जगह वो अलग थोड़ी नहीं है, तो मेरे पास सूझने की भी जगह नहीं है। अगर मैं सूझूंगा तो बड़ा होऊंगा, लेकिन मेरे पास वो सूझने की जगह ही नहीं है। तो प्रेशर डेवलप्स, इससे क्या होता है कि जो प्रेशर है वो बनता है। तो सिम्टम्स रेंज फ्रॉम ब्लैकआउट्स टू डेथ, कि इसके जो लक्षण हैं ऐसा होने पे क्या हो सकते हैं, या तो ब्लैकआउट्स यानी कि आपको दिखना बंद हो सकता है, या फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। अब आखिरी में लास्ट पैराग्राफ है इसका, कि बट माई कम बैक पावर्स एज वी हैव सीन आर माइटी, कि लेकिन मेरी जो पुनर्स्थिति में आने की जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा है। एंड माई स्टोरी इज बाय नो मीन्स ओवर, और इसका यह मतलब नहीं कि मेरी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। If my accomplishments to that loom large, speech, memory, reasoning and all the other wonders, they may be as nothing compared to what lies ahead. इसमें मीनिंग देखें, जो वर्ड है लूम कहते हैं, हम बुक में भी देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट को, है ना, बहुत अधिक महत्वपूर्ण को। लिखा है कि जो मेरी ये बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जितनी भी उपलब्धियां मतलब एकम्पलिशमेंट कहते हैं उपलब्धियां को। जैसे क्या, स्पीच मतलब कि बोलने का, है ना, मेमोरी यानी याद रखने का, रीजनिंग मतलब तर्क करने का, और जितने भी दूसरे आश्चर्य हैं, चमत्कार हैं, तो वो सब कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो अब आगे आने वाला है। मतलब आज के जमाने में हम खुद को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, बहुत ही माइंड वाले समझते हैं, लेकिन आने वाले जो लोग होंगे उनके अंदर ये कैपेबिलिटी और ज्यादा होगी। अभी तो अपनों को इतना पता ही नहीं चल रहा है ना, वो हर चीज को और ज्यादा नए तरीके से सोचेंगे और देखेंगे, उनका नजरिया अलग होगा। माई रिसोर्सेज हैव
बैरले बिन टैप्ड, कि अभी तो मेरे जो संसाधन है उनको मात्र छुआ गया है, अभी तो तुमने मेरे बारे में कुछ जाना ही नहीं है ना, अभी तो बहुत कुछ जानने की बात है, ऐसा कह रहा है वो। माई पोटेंशियल इज इनॉर्मस, कि मेरी जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक है, इनॉर्मस है मतलब बहुत अधिक है, पोटेंशियल मतलब क्षमता। फॉर मैन अ few 100,000 years in the future I may seem quite as primitive as Neanderthal man's brain seems today। निएंडरथल कहते हैं किसको? निएंडरथल कहते हैं उन जमाने के लोगों को जो पत्थर से हथियार बनाते थे, है ना, जो आदिवासी टाइप पहले होते थे, अभी भी कहीं होंगे पर हम पहले सभी ऐसे थे, जंगल में ही होते थे, बंदर के जैसे होंगे शायद। और प्रिमिटिव कहते हैं प्राचीन को। तो लिखा है कि कुछ सैकड़ों हजार साल बाद भविष्य में जो हम हैं, हम अपने दिमाग को वैसा ही सोचेंगे जैसा कि आज हम उन प्राचीन के टाइम के जो लोग हैं, जो पत्थर से हथियार बनाते थे, उनके दिमाग के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं पहले कैसे लोग थे, न कैसे रहते थे, न क्या खाते थे, न उनका रहन सहन कैसा था। आज हमें अक्ल आ गई तो हम खुद को ज़्यादा समझदार मानते हैं, लेकिन जब और सैकड़ों हजार साल आगे दुनिया जब चली जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उस टाइम के लोग सोचेंगे अरे कैसे मूर्ख लोग थे रे, है ना, हर काम को इस तरह से करते थे जैसे आज हम कर रहे थे। तो वो अपने बारे में बात करेंगे, है ना, वो ज़्यादा और एडवांस हो जाएंगे। तो ये था अपने ब्रेन के बारे में पूरा लेसन। जोस ब्रेन, जो के बारे में मतलब हम सभी के बारे में, मस्तिष्क के बारे में बता रहा है, खुद मस्तिष्क ही बता रहा है। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? अडेप्टेड है मतलब कि लिया गया है, ये कोई किसी जिसने लिखा तो है, लेकिन ये उसका सिर्फ भाग है ना, बहुत कुछ नहीं है इसमें। तो ये तो एक लेसन हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि कौन कौन से अपनों को लिखने हैं। तो शिवलाल की गाइड में से तो वैसे हम लिखते हैं, लेकिन जहाँ से मिले सभी में आंसर सही दिए हैं, लेकिन अगर आप ये सही दिख रहा है तो आप ये लिखें। पहला क्वेश्चन है जो लिखना है, जिस पर राइट लगा है वो लिखना है, जिस पर क्रॉस लगा है वो नहीं लिखना है। कुछ भी समझना है क्वेश्चन में तो उसके हिंदी में मीनिंग भी दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना। तो ये फर्स्ट वाला लिखना है। इसके बाद जो नहीं लिखना है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है, वो नहीं लिखना है, देख लें अच्छे से। तो दूसरा वाला नहीं लिखना है, फिर थर्ड वाला लिखना है, फोर्थ वाला भी लिखना है, फिफ्थ वाला भी लिखना है, सिक्स्थ वाला भी लिखना है, सेवन्थ वाला भी लिखना है, एट्थ वाला भी लिखना है, नाइन्थ वाला भी लिखना है। आप कहोगे बहुत सारा लिखना है। 10th वाला भी लिखना है। अब आगे देखें, 11th वाला नहीं लिखना है, 12th वाला नहीं लिखना है, 13th वाला भी नहीं लिखना है, और 14th वाला लिखना है, 15th वाला नहीं लिखना है, 16th वाला भी नहीं लिखना है। आगे के आंसर हमने देखे, थोड़े ज़्यादा लिखने। सब कुछ नहीं आता है एग्जाम में, इसलिए अपनों ने जो नई काम की चीज़ें उसको नहीं लिखा है, उसको याद भी नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2021 के लिए ऐसे ही बढ़िया चलते रहने दें। लेसन थोड़ा बड़ा हो गया, वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन कहीं कुछ आपके डाउट ना रहे, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाए, इसलिए एक ही में अपनों ने सब कुछ कवर कर लिया है। कहीं भी फिर भी डाउट रह जाए तो वीडियो को बैक करें, प्ले करें, और ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।